अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम ये समझेंगे कि एक साइंटिफिक पेपर को किस तरह क्रिटिक करना है। इसके थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स जब अंडर ग्रेड लेवल पे होते हैं, लाइक जब मैं था, तो हमें एक दो प्रॉब्लम आ रही होती। पहली ये कि अगर हम कोई पब्लिकेशन करना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उस आर्टिकल को किस तरह लिखें, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। लाइक वो अगर रिव्यू आर्टिकल है या वो रिसर्च आर्टिकल है। सेकेंडली, अगर हमने कोई आर्टिकल पढ़ना है तो हम उसके अंदर क्या चीज़ें उसमें चेक करें। और करंट सिनेरियो में अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप कोई रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, या आपके ज़िम्मे आपके सुपरवाइजर ने ये काम लगाया है कि अच्छे अच्छे आर्टिकल सिलेक्ट करें जो कि इस प्रोजेक्ट में हमारी ये हेल्प करेंगे लिटरेचर रिव्यू वगैरह में। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि साइंटिफिक पेपर कैसा होता है, अच्छा पेपर, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और लास्ट चीज़ इसमें ये भी बताता जाऊँ कि बहुत से स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड लेवल पे अब लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ लिख के पब्लिश करें। उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेपर के हर सेगमेंट में कौन सी चीज़ें एक रिव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। या सपोज अगर आपके पास एक पेपर रिव्यू होने के लिए आया है, तो आप उस पेपर को क्या क्या पैरामीटर्स के मुताबिक, किन किन पैरामीटर्स के मुताबिक चेक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले ये है कि आपने अपने रिसर्च एरिया के अंदर एक पेपर ढूंढना है। वो पीर रिव्यूड पब्लिकेशन होनी चाहिए, यानी स्कॉलर पब्लिकेशन होनी चाहिए। किसी भी जनरल वेबसाइट के ऊपर चीज़ अपडेट नहीं होनी चाहिए, वो पीर रिव्यूड पब्लिकेशन होनी चाहिए। जनरल वेबसाइट से मुराद लाइक विकीपीडिया से अगर आप डाटा उठा रहे हैं सारा अपने आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल की वर्थ वो नहीं रहती जो एक एल्सेवियर या नेचर का पब्लिश्ड पीर रिव्यूड जर्नल हो उसकी। एंड सेम ऐसे ही अगर आप हॉस्पिटल्स की वेबसाइट से, या लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं उस पर डाटा ब्लॉग्स लिखे होते हैं, उनको आप पीर रिव्यूड पब्लिकेशन में नहीं कंसिडर करते। जब भी आपने रिव्यू आर्टिकल लिखना है, रिसर्च आर्टिकल लिखना है, आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है उन आर्टिकल्स की जो कि ऑथेंटिक हों। उसके बाद आपने उस पेपर का जो फॉर्मेट है उसको चेक करना है, उसको रिव्यू करना है कि उस पेपर में वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक अच्छे पेपर में होनी चाहिए। वो सब चीज़ें हम आगे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है एक पेपर के मुतालिक कि आप इसके मुतालिक क्या अज्यूम कर रहे हैं, आपका इसके मुतालिक क्या ओपिनियन है कि ये पेपर किस लेवल का है। क्योंकि आप पेपर सिलेक्ट करते हैं, उसको रेफरेंस में भी डालते हैं, और भी आगे बाकी भी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। सो आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। सबसे पहले हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहला पोर्शन होता है जो किसी भी आर्टिकल में प्रोमिनेंट होता है, और आपने इसी को ही सबसे पहले पढ़ना होता है कि इसके अंदर क्या है। जब भी किसी रिव्यूअर के पास पेपर आता है, लाइक जर्नल पेपर भेजता है रिव्यू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को, तो वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है। अगर उसे एब्स्ट्रैक्ट ठीक लगे फिर वो आगे जाता है। सो पहली चीज़ है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है उसे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए आपकी रिसर्च के मुतालिक। इधर इधर रिसर्च का जो वर्ड यूज हो रहा है इसको आप सब में समझ सकते हैं, चाहे रिव्यू आर्टिकल है, चाहे वो शॉर्ट कम्युनिकेशन है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल है, चाहे वो कुछ भी है। बट पूरी प्रेजेंटेशन को मैंने रिसर्च आर्टिकल के हिसाब से डिजाइन की है, लेकिन रिव्यू आर्टिकल में कुछ चीजें नहीं भी होती जो रिसर्च आर्टिकल में होती हैं, और कुछ हो भी सकती हैं। अपने अपने काम के हिसाब से हम इसमें से डाटा ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन से चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो और दूसरी बात ये है, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो बातें आपने बताई हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए रेस्ट ऑफ द पेपर से। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद जब पूरा पेपर इंसान पढ़े, तो वो चीज़ों के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जो एब्स्ट्रैक्ट है ये क्लियर रैशनल प्रोवाइड करे आपकी रिसर्च का, आपकी मेथोडोलॉजीज भी उसमें एक्सप्लेन होनी चाहिए, और रिजल्ट्स भी, यानी कि सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद हों विद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी हो, तो एब्स्ट्रैक्ट में ये सब कुछ मौजूद हो ताकि पढ़ने वाले को मालूम हो जाए कि जो इंफॉर्मेशन इस पेपर में आप देने जा रहे हो वो उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है भी या नहीं।
सेकेंडली, जो रैशनल है या रिसर्च स्टेटमेंट आपकी है, जो मेथडोलॉजीज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो भी उसी एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद हों ताकि पढ़ने वाले को मालूम हो जाए कि मेरे से मुतल्लिक ये काम है, तो वो पेपर सिलेक्ट कर लेगा। मैं इसमें एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक पर्सन आपका पेपर पब्लिश्ड है और उसको पढ़ रहा है कोई बंदा, उस हिसाब से भी। दूसरी तरफ एक रिव्यूअर है जो रिव्यू कर रहा है, आपने जर्नल में सबमिट करवा दिया और आप वो जर्नल रिव्यू कर रहा है, तो वो भी। और उसी एब्स्ट्रैक्ट में लास्ट पे एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो पहला पोर्शन होता है इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये देखना है कि जो कंटेक्स्ट है आपकी रिसर्च का और जो रैशनल है उसको आपने एक्सप्लेन करना है उसके अंदर प्रॉपरली, कि अगर कोई जनरल रीडर भी हो या एक्सपर्ट भी हो आपकी फील्ड का, वो उसे रीड करे तो उसे समझ आ जाए। वहां पे फिर एक कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि आपने जो पास्ट में पेपर पब्लिश्ड हुए हैं, जो काम हो चुका है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है यहाँ पे क्रिटिकली। और इंट्रोडक्शन में एक नॉलेज गैप भी आपने आइडेंटिफाई करना है और रिसर्च गैप भी करना है, जिसको आप अब आगे एड्रेस करने जा रहे हैं। यानी कि पास्ट में इस पे ये काम हुआ था, सपोज आपने कुछ डेफिनेशंस दे दी, फिर आपने कुछ काम बता दिए, देन आपने बताना है कि कौन सी चीजें थी जो पास्ट में नहीं हुई थी और अब आपको वो करनी है, इसलिए आपने ये रिसर्च को प्लान किया है। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद पर्सन को पता चल जाए कि आप इस रिसर्च में क्या करने जा रहे हो, पहले वो नहीं हुआ था। सो अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद आती है मेथडोलॉजी। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था ये सेम हो, तकरीबन मिलता जुलता होता है रिव्यू आर्टिकल में भी और रिसर्च आर्टिकल में भी। बिग डिफरेंस नहीं होता, बट मेथडोलॉजी में डिफरेंस आ जाता है काफी ज्यादा। सो ये वेरी करता है कि आप क्या चीज लिख रहे हो, रिसर्च या रिव्यू। सो मेथडोलॉजी में आपने डिस्क्राइब करना है कि जो भी डाटा आपने गैदर किया था और जो भी अपने सॉफ्टवेयर यूज किए, जो कुछ भी था वो रेप्लिकेटेड हो। मीन टू से वो रेप्लिकेटेबल, इसका मतलब ये आगे आने वाले लोगों के लिए यूजफुल हो। सो इसके लिए ये होता है कि कुछ लोग डाटा साथ प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ लोग ये होता है कि वो प्राइवेसी होती है डाटा की, तो वो अवेलेबल होता है ऑन रिक्वेस्ट। सेकेंडली, जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किए हैं वो प्रॉपरली रेफर करके उनको प्रॉपर देखा होता है कि कोई और पर्सन भी अगर फ्यूचर में करना चाहे उसके लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और जो मेथड ऑफ एनालिसिस आपने यूज किया उसके लिए आपने प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी है। और जो भी डाटा एनालिसिस के लिए आपने या वैसे एनालाइज करने के लिए मेथड्स जितने भी यूज किए हों वो भी क्लियरली डिस्क्राइब करने हैं। सो ये था उसके अंदर। इसके अलावा भी होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल रिव्यू आर्टिकल लिखा है तो सम पीपल कुछ लोग लिख देते हैं कि हमने पिछले 5 ईयर या 10 ईयर्स के जो पेपर्स थे इस डोमेन में पब्लिश हुए, उनको हमने इस तरह रिव्यू किया या उस तरह किया। लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसके अंदर। लाइक के कुछ लोग उसको सिस्टमेटिकली रिव्यू करते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिकल डाटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस तरह ये वेरी करता है। बट लिख देना ये डिपेंड करता है, कुछ लोग रिव्यू आर्टिकल में नहीं भी लिखते मेथोडोलॉजी। बाकी ये जर्नल की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप पब्लिश करवाना चाहते हैं। अब आते हैं रिजल्ट्स। सो डू द रिजल्ट्स फॉलो वेल फ्रॉम द मेथड्स यूज्ड। सो जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी मेथड की बेस पे आने चाहिए जो आपने ऊपर मटेरियल एंड मेथड्स में मेंशन किया हुआ है। तो मेथडोलॉजी का मतलब होता है मटेरियल एंड मेथड जो भी आपने यूज किए हो। ये ना हो कि सॉफ्टवेयर ऊपर और यूज किया, नीचे रिजल्ट्स और सॉफ्टवेयर से आए हुए हैं, ग्राफ कहीं से। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आर द टेबल्स एंड फिगर्स प्रेजेंटेड इन द पेपर इफेक्टिव। मीन टू इफेक्टिव का मतलब ये कि आपने एक जस्ट रैंडमली एक लो क्लास टेबल बना दिया तो उसकी वैल्यू नहीं है। या आपने फिगर बनाई है, उसकी ग्राफिक्स, उसका कलर कुछ भी अच्छा नहीं है, एक जो साइंटिफिक होना चाहिए। सो इफेक्टिव होनी चाहिए ये चीजें आपकी। और जो रिजल्ट सेक्शन में हम चीज देखते हैं कि मैक्सिमम फिगर्स और टेबल्स ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि फिगर्स और टेबल्स चीजों को समराइज करते हैं, कंप्रिहेंसिव करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, कलरफुल और अच्छा पेपर एक मिलता है अगर आपने अच्छे टेबल्स अच्छी फिगर्स बनाई हैं और वो बड़ी होती हैं इजीली अंडरस्टैंड करनी। सो रिजल्ट्स में ये चीजें होनी चाहिए। अब आती है डिस्कशन।
डिस्कशन के अंदर क्या होता है कि हमने जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको कंपेयर करना होता है पास्ट में जो लोगों ने सिमिलर प्रोजेक्ट्स, सिमिलर रिसर्च ट्रायल लगाए हों, सिमिलर पेपर पब्लिश किए हों उनके साथ, ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि जो हमारा काम है ये दूसरे काम से मिलता जुलता है, हमने कोई बहुत आउट ऑफ द वे चीज़ नहीं की। नोवेल्टी होगी बट प्रोसीजर्स वगैरह में या जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनकी जो वैल्यूज होती हैं, पी वैल्यू स्पेशली, अलबत्ता रिव्यू आर्टिकल में डिस्कशन नहीं होती, ये रिसर्च आर्टिकल का पार्ट होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑथर्स? सो एज ए रिव्यू एज ए रिव्यूअर अगर आपको जर्नल आर्टिकल भेजता है तब ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल है। अदरवाइज अगर आप वैसे भी लिख रहे हैं और आपको आपका कलीग या आपका फेलो कहता है मेरा आर्टिकल चेक करना, या आप खुद भी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन की बेस पे। और जो ऑथर्स यानी लिखने वाला, आप खुद लिख रहे हैं या आपको पेपर मिला है चेक होने के लिए, क्या आपने अपने काम को पहले से पब्लिश शुदा काम के साथ मतलब उसको लिंक किया है आपने सही तरह, ताकि पता चल सके कि आपका काम और पिछला काम में कोई मुमासलत है। और जो भी आपके हर रिसर्च में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सो वो आपने इसमें डिस्कस करनी होती है। कंक्लूजन के अंदर आपने एक क्लियर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी है जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस जो आपने शुरू में रेज किए थे उनको आंसर करना है। और वहां पे एक एडुकेट समरी हो, यानी कि ऊपर जो बंदा पहले आपके 5 10 15 पेजेस पढ़ता आ रहा है उसके लिए एंड पे आप टेक होम मैसेज या एक समरी कंक्लूजन इस तरह की हो कि वो इजिली अंडरस्टैंड कर ले। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे रिव्यू आर्टिकल चाहे रिसर्च आर्टिकल, आपने कुछ ना कुछ पार्ट देना है कि जो नोवेल्टी को शो करे। और रिव्यू आर्टिकल लिखा है देन भी आप बताएं कि मैंने, इवन तो रिव्यू आर्टिकल में भी कंक्लूजन मस्ट नहीं होती लिखनी, बट आपका जो भी लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ हो, चाहे वो कंक्लूजन और रिव्यू आर्टिकल में, आपने ये जरूर बताना है कि मेरे पूरे काम में ये मैंने चीजें आइडेंटिफाई की हैं, ये गैप्स आइडेंटिफाई की हैं, इनको फुलफिल करने के लिए रिसर्च की जरूरत है। सो ये रिव्यू आर्टिकल का सीन है, बट इन रिसर्च आर्टिकल आपने ये एम्फिसाइज करना है कि जो भी रिसर्च आपने की ये नो, इसमें कुछ ना कुछ न्यू इसमें इन्वेंशन हुई है या न्यू हमने आइडेंटिफाई पैरामीटर्स किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर फ्यूचर। और ओवरऑल जब भी कोई आर्टिकल आता है तो उसको जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है वो बहुत मैटर करती है। किसी भी जर्नल का एडिटर अगर उसको क्वालिटी ऑफ राइटिंग अच्छी नहीं मिलती उसे वहां से रिजेक्ट कर देता है कि आप इसको, रिजेक्ट से मुराद कि उसे मेजर वीएन में डाल देता है कि अपनी राइटिंग इंप्रूव करें। और एज ए ऑथर आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो स्ट्रक्चर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी शुरू में उसके एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मटेरियल एंड मेथड एंड सो ऑन। या अगर आपने रिव्यू लिखा है तो उसमें हेडिंग सब हेडिंग की प्रॉपर तरतीब हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो कहीं पे भी। इसके लिए आजकल लोग डिफरेंट ऐप्स से भी, डिफरेंट वेबसाइट से भी हेल्प लेते हैं। ग्रामरली बहुत फेमस है, उसमें राइटिंग एड भी एक है और किलबर्ट भी है। सो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिनसे आप स्पेलिंग, इवन वर्ड के अंदर भी स्पेलिंग हाईलाइट होते हैं अगर आप गलत लिखते हो। पंक्चुएशंस भी आप ऊपर वाली बताई हुई सोर्सेज से चेक कर सकते हो। पहली प्रेफरेंस तो आपकी अपनी स्किल होनी चाहिए कि आपको ये चीजें आती हों। इवन वक्तन फवक्तन आप अपनी जो कॉलेज लेवल की ग्रामर है उसमें से इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। सेकेंडली जब भी आप किसी आर्टिकल को देखें तो उसको एज ए रिव्यूअर भी चेक करें कि इसकी पंक्चुएशन, इसकी स्पेलिंग कैसे है, देन ग्रामर, देन क्लैरिटी, लैंग्वेज। सो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपने कवर करना है जब आपने एक आर्टिकल लिखना है। लाइक अंडर ग्रेड स्टूडेंट रिव्यू आर्टिकल लिख रहा है तो उसके माइंड में ये चीजें हों कि मैं जो भी लिख रहा हूँ मेरे हर पैराग्राफ के आखिर पे कुछ ना कुछ रिसर्च कम्युनिटी के लिए सजेशन हो। लाइक अगर एक पर्सन है उसने ब्रूसेला डिजीज के ऊपर एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है, सो अगर वो टियोलॉजी लिख रहा है तो जस्ट इतना ना लिखे कि इसकी टियोलॉजी ये होती है जो पिछले 20 30 40 साल पहले आइडेंटिफाई हो चुकी थी। अब वो ये लिखे कि पिछले, मतलब वो जरूर लिखे कि इसकी टियोलॉजी ये है, लेकिन उसमें पिछले 5 से 10 साल के अंदर जो उस टियोलॉजी पे स्पेसिफिकली काम हुआ है उसको एक पैराग्राफ में लिखे। फिर 2 से 3 से 4 लाइनों में लिखे कि इसमें क्या गैप फील हुआ है जो फ्यूचर में न्यू रिसर्चर को फुलफिल करना चाहिए। सो यहाँ से बताने का पर्पज ये है कि रिव्यू आर्टिकल के अंदर हमने कुछ ना कुछ इंडिकेशन देनी होती फ्यूचर रिसर्च के लिए। सो ये एक पहली मेरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने जस्ट एक इंडिकेशन दी है कि रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल में क्या चीज़ें कैसे वैल्यूएट होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम
अकेले अकेले पार्ट पे जाएंगे और अकेले अकेले पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। और ये राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग या साइंटिफिक कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, तो उसके अंदर आप इन प्रेजेंटेशंस को अकेला अकेला और इन अकेले वीडियोस को अकेला अकेला भी देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने इस पूरी को देखा है। इसमें स्लाइड नंबर दिए हुए थे, और अगर आपको किसी भी स्लाइड पे कोई भी आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, सो आप स्लाइड नंबर, लाइक इसका स्लाइड नंबर 9 है क्वालिटी ऑफ राइटिंग का, तो आप स्लाइड नंबर या हेड टाइटल पे, स्लाइड के टाइटल के हिसाब से उस पर कमेंट कर सकते हैं। इन दिस वे आपका कोई भी आंसर हो, मैं उसको क्वेश्चन में जरूर आंसर करूंगा। अगेन थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।